अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम मैथ्स क्लास 10 एनबीएफ न्यू बुक की एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपके पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, स्टोरी टाइप क्वेश्चंस हैं एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे आपने इन क्वेश्चंस को क्रैमर रूल से या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। जिस तरह से एक्सरसाइज 3.3 में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन वहाँ पे आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है, यहाँ से हमने इक्वेशंस पहले खुद बनानी है, फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में क्रैमर रूल मेंशन है तो हम उससे सॉल्व करेंगे। अगर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मेंशन होगा तो हम उस मेथड को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर पेपर की बात करें और पेपर में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और उसमें मेथड मेंशन नहीं है, तो फिर आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्रैमर रूल या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लेकिन अगर मेंशन होगा तो फिर आपने वही मेथड यूज़ करना होगा, ठीक है, जो वहाँ पे पेपर में या क्वेश्चन में जो है मेंशन होगा मेथड। इसलिए आपको दोनों मेथड्स जो है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर, फाइंड बोथ एक्यूट एंगल्स बाय क्रैमर रूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल। अच्छा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्यूट एंगल्स क्या है। राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। राइट ट्राइंगल का आपको मालूम होगा कि राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, ओके। जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल है, ओके। अब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और बाकी के दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं, और दो एक्यूट एंगल्स ही होते हैं। क्यों? अब देखिए, आपके पास एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तीनों एंगल्स को सम करें, इसको भी, इस एंगल को भी और इस एंगल को भी, सो दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, ऑब्वियसली एक एंगल क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो अब अगर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल है तो 180 में से 90 को माइनस करें, क्या आ जाएगा, 90। मतलब कि तीन एंगल्स में से एक एंगल 90 डिग्री है। अब एक एंगल 90 डिग्री को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 90। तो दैट मीन्स कि बाकी के दो एंगल्स जो हैं वो 90 से लेस ही हैं। जाहिर है उन दोनों का सम फिर किसकी इक्वल है, 90 के इक्वल है। एक राइट एंगल 90 डिग्री है और बाकी के दो का सम, इन दोनों को अगर ऐड कर दें, इन दोनों एंगल्स को, तो वो फिर आपके पास 90 डिग्री के इक्वल है। दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री से लेस ही होंगे। तो जो एंगल 90 डिग्री से स्मॉल होता है उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। आई होप कि ये चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी है। फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है, एक राइट ट्राइंगल है तो उसमें बाकी के दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स ही हैं। दैट मीन्स कि एक एंगल 90 डिग्री का है और बाकी के दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं, 90 डिग्री से कम है। अब उसके बाद क्या बात हो रही है कि वन एंगल इज़ 10 डिग्री लेस दैन द अदर। तो इन दोनों एंगल्स में से, ठीक है, जो एक्यूट एंगल है, एक एंगल दूसरे एंगल से 10 डिग्री कम है, लेस है। दैट मीन्स कि उसमें से 10 हमने माइनस कर देना है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर एक 50 है तो दूसरा 40 है, ठीक है। फाइंड बोथ एक्यूट एंगल्स बाय द क्रैमर रूल। तो ये दोनों जो एक्यूट एंगल्स है ये हमने फाइंड आउट करने हैं यूजिंग क्रैमर रूल। तो सबसे पहले हमने इक्वेशंस बनानी है, ओके। अब हमने फाइंड क्या करना है, दो एक्यूट एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, सबसे पहले तो इनको नाम दे देते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी द टू एक्यूट एंगल्स, ठीक है। हमने इनको नाम दे दिया क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है, ये हमने फाइंड करने हैं। लेट एक्स एंड वाई बी द टू एक्यूट एंगल्स। एक्स और वाई हमारे पास क्या हैं, दो एक्यूट एंगल्स हैं। अब आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर देखें तो वन एंगल इज़ 10 डिग्री लेस दैन द अदर, ठीक है। एक ये आपके पास कंडीशन है और एक कंडीशन जो हमने यहाँ पे अभी समझी है वो हम यूज़ करेंगे कि राइट ट्राइंगल में एक एंगल तो राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो बाकी के दो एंगल्स जो हैं उनका सम भी किसकी इक्वल है, 90 डिग्री के, ठीक है। क्योंकि टोटल तीनों का सम 180 है
उसमें से ये राइट एंगल है एक, तो 180 में से अगर 90 माइनस कर दें, तीनों का सम 180 है, उसमें से एक एंगल 90 माइनस कर दें तो बाकी के दो एंगल्स किसकी इक्वल हैं, 90 के। मतलब कि इन दोनों को ऐड करें तो किसकी इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के। सो एक्यूट एंगल्स की बात हो रही है, तो दोनों एक्यूट एंगल्स को ऐड करें तो वो हमारे पास किसकी इक्वल है, 90 डिग्री के। ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे, वन एंगल इज़ 10 डिग्री लेस देन द अदर, कि एक एंगल जो है वो दूसरे से 10 डिग्री कम है। ओके, मतलब कि अगर आपके पास एक एंगल है x और दूसरा एंगल है y, ठीक है ना, तो एक एंगल 10 डिग्री कम है दूसरे से, मतलब कि x में से 10 अगर माइनस कर दें, ये कोई भी एंगल है, ठीक है ना, उसमें से अगर 10 माइनस कर दें तो वो y के इक्वल होगा। ठीक है, जिस तरह अगर एक एंगल 50 डिग्री है तो 10 उसमें से माइनस कर दें तो दूसरा एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा, 40 डिग्री के। इसी तरह से अगर एक 60 है तो 10 माइनस कर दें, क्या हो जाएगा दूसरा 50। ठीक है, सो दैट मीन्स के x माइनस 10 इज़ इक्वल टू y, कि एक एंगल में से 10 डिग्री माइनस करें तो हमारे पास दूसरा एंगल मालूम हो जाएगा। ओके, सो आप ये भी कर सकते हैं कि y माइनस 10 इज़ इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है, कोई से दो एक्यूट एंगल्स है ना, तो एक एंगल हमें कहा गया है कि एक में से 10 माइनस कर दें तो दूसरा एंगल आ जाएगा। ओके, अब हमने इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेना है कि x और y एक साइड पे हों और कांस्टेंट दूसरे साइड पे हो। तो x को हम यहीं पे रखते हैं, y को इस साइड पे ले आए माइनस हो जाएगा, माइनस 10 को इस साइड पे ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ओके, अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे नोट करते हैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 90 डिग्री और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 10। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में सबसे पहले हमने लिखना है इसको। ठीक है, तो किस तरह से हम लिखते होते हैं, इसके कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, y का कोएफिशिएंट है 1। इसी तरह से यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1 और y का कोएफिशिएंट है -1। तो इसको नाम दे दें मैट्रिक्स A का। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक्स बनता है वो वेरिएबल्स का होता है। ठीक है, या हम जिस तरह से लिखते आए हैं बिल्कुल उसी तरह से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और फिर दूसरा मैट्रिक्स आ जाता है वेरिएबल्स का और तीसरा मैट्रिक्स आ जाता है ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनका। ओके, तो यहाँ पे डिग्री ना भी यूज़ करें तो दैट्स फाइन। तो इसको नाम दे दें A मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स हो जाएगा X और ये हो जाएगा आपके पास B मैट्रिक्स। अब हमने यूज़ करना है क्रैमर रूल। तो A मैट्रिक्स हमने लिख लेना है, A मैट्रिक्स तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब हमने AX मैट्रिक्स लिखना है, तो वो हम किस तरह से लिखेंगे, ये आपके पास जो कॉलम है, ठीक है, ये X के कोएफिशिएंट्स हैं। AX मैट्रिक्स लिखने के लिए आपने A मैट्रिक्स को देखना होता है, तो इसमें देखिए पहला कॉलम जो है वो X के कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, और दूसरा कॉलम Y के कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ये जो x का कोएफिशिएंट है उसकी जगह हमने पहले कॉलम की जगह क्या लिख लेना है, ये मैट्रिक्स। सो 90 और 10 यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा कॉलम तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब AY मैट्रिक्स लिखने के लिए हमने क्या करना है, ये जो x के कोएफिशिएंट हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगे पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम अब देखिए y के कोएफिशिएंट है, इस y का कोएफिशिएंट है 1 और इसका कोएफिशिएंट है -1। तो इस कॉलम की जगह हमने क्या करना है, ये मैट्रिक्स लिख लेना है। तो इस तरह से ये तीनों मैट्रिसेस हमने लिख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, -1 और माइनस साइन आएगा दरम्यान में, और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A किसकी इक्वल है, -2 के। अब ये 0 की इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन को हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ AX फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 90 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -90 माइनस साइन आएगा, और 1 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 10, और ये आपके पास हो जाएगा -100। अब इसी तरह से AY का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 -90 और 1 को मल्टीप्लाई करें 90, तो ये आपके पास आ जाएगा -80। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ AX की क्या वैल्यू है, -100 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस प्लस 250 टाइम्स 100, तो x की वैल्यू है 50।
अब इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दैट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू हमने फाइंड की है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 240 टाइम्स 80। तो x की वैल्यू है 50 और y की वैल्यू है 40। ठीक है, दैट मीन्स कि एक एंगल 50 डिग्री है और दूसरा एंगल 10 डिग्री कम है, मतलब कि 40 डिग्री है। सो सॉल्यूशन सेट हम लिख लेंगे यहाँ पे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, x होगा 50 और y है आपके पास 40। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है इन अ क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस गेटिंग ₹125। एक क्विज में अब्दुल्ला ने 20 में से 15 क्वेश्चंस का ठीक आंसर दिया है, ठीक है, करेक्ट रिप्लाई दिया है फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस। और वो क्विज किस बारे में था? लिटरेचर का और साइंस का। गेटिंग ₹125 और टोटल जो उसने 15 करेक्ट आंसर्स दिए हैं उसको 125 रुपीज़ जो है ना वो मिले हैं एज अ रिवॉर्ड। इफ़ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई इज़ क्रेडिटेड ₹5। अगर हर लिटरेचर के रिप्लाई में, ठीक है ना, अगर उसने लिटरेचर का ठीक जवाब दिया है लिटरेचर के क्वेश्चन का, तो उसको उसके 5 रुपये दिए गए हैं। एंड एवरी करेक्ट साइंस रिप्लाई इज़ क्रेडिटेड ₹10 और साइंस के करेक्ट आंसर के जो उसने दिया है उसके 10 रुपये उसको मिले हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाइज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस सेपरेटली। तो हमने ये मालूम करना है कि लिटरेचर और साइंस के अलग अलग टोटल उसने कितने करेक्ट रिप्लाइज जो है ना वो दिए हैं। अब टोटल हमें ये मालूम है कि 15 सवालों के उसने सही जवाब दिए हैं, लेकिन 15 में से कितने सवालों के सवाल जो थे वो लिटरेचर के थे और कितने साइंस के थे, ठीक है, जो उसने करेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है, कि लेट क्या कर लेते हैं हम, एक्स क्या है आपके पास, करेक्ट नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाइज ऑफ लिटरेचर, ठीक है, कि x हमारे पास नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाइज ऑफ लिटरेचर है और y क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाइज ऑफ साइंस। ये चीज़ हमने लेट कर लेनी है जो हमने फाइंड करनी है कि कितने उसने साइंस के करेक्ट रिप्लाइज दिए हैं क्वेश्चंस के और कितने लिटरेचर के। ओके, तो अब हमने यहाँ पे दो जो है ना इक्वेशंस बनानी है जो आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको देखते हुए। किस तरह से यहाँ पे इक्वेशंस बनेगी? अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। टोटल हमें मालूम है कि 15 सवालों के उसने सही जवाब दिए हैं, ठीक है, जिसमें से एक्स हमने लेट किया है कि करेक्ट रिप्लाइज हैं लिटरेचर के और वाई नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाइज हैं साइंस के, ठीक है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाइज ऑफ लिटरेचर, मतलब कि 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्स जो हमने फाइंड करना है कि उसने एक्स नंबर ऑफ रिप्लाइज लिटरेचर के क्वेश्चंस के ठीक दिए हैं और वाई जो है वो करेक्ट नंबर ऑफ रिप्लाइज हैं साइंस के क्वेश्चंस के। तो अगर ये एक्स नंबर ऑफ रिप्लाइज हैं, ये वाई नंबर ऑफ रिप्लाइज हैं, इनको टोटल ऐड कर दिया जाए तो टोटल हमारे पास कितने ठीक आंसर्स हमें बताए गए हैं, कितने ठीक आंसर्स उसने दिए हैं 15। तो मतलब कि एक्स और वाई को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये क्या है आपके पास 15, ठीक है। एक्स टोटल नंबर ऑफ रिप्लाइज हैं लिटरेचर के और वाई नंबर ऑफ रिप्लाइज हैं साइंस के जो करेक्ट आंसर हैं, और उनको टोटल किया जाए तो वो 15 के इक्वल है। हम नेक्स्ट इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन में मेंशन है कि कितने सवालों के सही जवाब देने पे उसको कितने रुपीस दिए गए हैं, ठीक है। 15 सवालों के सही जवाब देने पे 15 जो उसने करेक्ट रिप्लाइज दिए हैं उस पर 125 रुपीज़ उसको मिले हैं, ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि लिटरेचर का हर जो सही जवाब उसने दिया है उस पर 5 रुपये मिले हैं और साइंस का जो हर सवाल का सही जवाब देने पे है उसको 10 रुपये मिले हैं, ठीक है। तो अब अगर हमने ये मालूम करना है कि अगर उसने एक्स नंबर ऑफ रिप्लाइज ठीक दिए हैं, ठीक है ना, लिटरेचर के एक्स नंबर ऑफ रिप्लाइज उसने ठीक दिए हैं तो उसको कितने लिटरेचर के पैसे मिले हैं, टोटल तो 125 है। अब देखिए लिटरेचर के हर सवाल का सही जवाब देने पे 5 रुपये मिले हैं, ठीक है। तो अगर एक सवाल का जवाब एक्स है ना लिटरेचर करेक्ट रिप्लाइज, अगर एक लिटरेचर का उसने सही जवाब दिया है दैट मीन्स कि उसको 5 रुपये मिले हैं। अगर उसने लिटरेचर के 2 सवालों के सही जवाब दिए हैं तो उसको 10 रुपये मिले हैं। इसी तरह से अगर 3 सवालों के सही जवाब दिए हैं तो 5 3 टाइम्स 15, ठीक है। दैट मीन्स कि 5x क्या है कि अगर उसने x नंबर ऑफ
करेक्ट रिप्लाईज दिए हैं लिटरेचर के तो उसको 5x, ठीक है ना, x अब वो नंबर ऑफ रिप्लाईज होंगे तो उसको इतनी अमाउंट मिली है। इसी तरह से अगर साइंस की बात करें तो साइंस का हर सवाल का सही जवाब देने पे उसको 10 रुपये मिले हैं। तो अगर साइंस का एक सवाल का सही जवाब दिया है तो 10 रुपये, अगर 2 सवालों के सही जवाब दिए हैं तो 20 रुपये, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं 10y, ठीक है, क्योंकि साइंस का जो हमने लेट किया है कि नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज क्या है y, अगर एक y की जगह एक है, ठीक है ना, एक सही सवाल का जवाब है तो 10 रुपये, अगर 2 सवालों के सही जवाब है, ठीक है, y अगर 2 है तो क्या हो जाएगा 20। तो दैट मीन्स कि हम इस तरह से इसकी वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं कि उसको कितने जो है रुपीस मिले हैं साइंस के सही सवालों के जवाब देने पे। ओके, तो इस तरह से हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टोटल उसको कितने रुपीस मिले हैं 125, 5x है लिटरेचर के और 10y है साइंस के, एंड दैट इज़ इक्वल टू 125। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 5, इसी तरह से यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 10। दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा x और y का, ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब ये मैट्रिक्स है A, ये मैट्रिक्स है X एंड दैट इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स है B। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ही यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे अब मेथड जो है मेंशन नहीं है। सो A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 5 1 10। AX मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा, ये जो आपके पास X के कोएफिशिएंट्स हैं पहले कॉलम की जगह हम ये लिख लेंगे 15 एंड 125 और ये कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से AY मैट्रिक्स जो हम लिखेंगे उसमें पहला कॉलम एज इट इज़ आएगा और Y के जो कोएफिशिएंट है 1 और 10 इस कॉलम की जगह हम ये मैट्रिक्स लिख लेंगे। सो अब हमने क्या करना है, तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 1 5 10 1 10, 1 और 10 को मल्टीप्लाई करें 10 माइनस 1 और 5 को मल्टीप्लाई करें 5 एंड दैट इज़ इक्वल टू 5। डिटर्मिनेंट ऑफ AX फाइंड करते हैं तो 15 125 1 और 10। तो 15 और 10 को मल्टीप्लाई करें 150 माइनस 1 और 25 को मल्टीप्लाई करें 125 और इसको माइनस करेंगे तो 25। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ AY फाइंड करने के लिए हमने लिख लेना है सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज़, और 1 और 125 को मल्टीप्लाई करें तो 125, 15 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो भी आपके पास आ जाएगा 75। सो इनको माइनस करें तो 50। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के लिए हमारे पास जो फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, और y के लिए है डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ पे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने फाइंड की हैं। सो x इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AX क्या है 25 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है, 5 5 टाइम्स 25। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ AY क्या है आपके पास 50 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है 5, तो ये हो जाएगा 10। सो दैट मीन्स कि सॉल्यूशन सेट क्या है हमारे पास 5 और 10। तो x क्या था आपके पास लिटरेचर के करेक्ट रिप्लाईज और y क्या था साइंस के करेक्ट रिप्लाईज, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 5 उसने लिटरेचर के सही जवाब दिए हैं और 10 जो है वो साइंस के क्वेश्चंस के ठीक जवाब दिए हैं। सो टोटल उसने 15 सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो ये चीज़ आपने इस तरह से मेंशन कर लेनी है कि करेक्ट नंबर ऑफ रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर इज़ इक्वल टू 5 and correct number of replies of science is, या number of correct replies of science is 10। So I hope कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इफ़ असद बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग ₹600, अगर असद ने 3 नोटबुक्स और 2 बुक्स ली हैं 600 रुपये में, एंड ईमान बॉट 4 नोटबुक्स एंड 1 बुक पेइंग ₹550, और ईमान ने 4 नोटबुक्स और 1 बुक ली है 550 रुपये में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक, हर बुक और नोटबुक की कॉस्ट मालूम करनी है हमने, यूज़ ग्रामर बुक। सो सबसे पहले तो हमने देखिए मालूम क्या करना है, नोटबुक और बुक की कॉस्ट मालूम करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक, हर नोटबुक की कॉस्ट हम लेट कर लेते हैं कि वो एक्स है, और इसी तरह से
वाई बी द कॉस्ट ऑफ ईच बुक, और वाई हर बुक की कॉस्ट है। ठीक है, अब हमने इक्वेशंस बनानी है। तो देखिए आपके पास इक्वेशन में क्या है कि इफ़ असद बॉट किस तरह से बनेगी। इफ़ असद बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग ₹600। ठीक है, कि असद ने 3 नोटबुक्स और 2 बुक्स ली हैं 600 रुपये में। तो अब देखिए कॉस्ट की बात हो रही है ना, तो 3 नोटबुक्स उसने ली हैं। अगर एक बुक की कॉस्ट x है, ठीक है, एक बुक की जो प्राइस है वो x रुपीज़ है, तो 3 नोटबुक्स की कॉस्ट नोटबुक, ठीक है ना, 3 नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेट्स सपोज अगर 50 रुपये की एक नोटबुक है, तो 3 नोटबुक्स की प्राइस हमें किस तरह से मालूम होगी, 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 3 नोटबुक्स की कॉस्ट हो जाएगी 3x, और 2 बुक्स की कॉस्ट है, फिर हमने 2 बुक्स हैं, 3 नोटबुक्स ली हैं और 2 बुक्स, तो अगर एक बुक की कॉस्ट y रुपीज़ है, ठीक है, तो 2 बुक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2y, और उनको ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितने रुपीज़ दिए हैं उसने 600 रुपये। तो इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी 3x + 2y = 600। इसी तरह से ईमान ने 4 नोटबुक्स ली हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर एक नोटबुक की प्राइस 4x है, तो 4 नोटबुक्स की प्राइस कितनी हो जाएगी 4x, और एक बुक उसने ली है तो एक बुक की प्राइस क्या है y। तो 4 बुक्स और एक जो 4 नोटबुक्स और एक बुक जो उसने ली है उसकी प्राइस है 550। तो इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, ये 4 नोटबुक्स की प्राइस हो गई 4x, इसी तरह से एक बुक की प्राइस है y, तो इनको ऐड करें तो टोटल उसने 550 रुपये दिए हैं। अब हमने एक ग्रामर रूल यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो x और y के कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनेगा 3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 4, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पे 1, और इसी तरह से x और y दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हमने इनको नाम दे देना है। ठीक है, मैट्रिक्स को ये a है, ये x है, एंड दैट इज़ इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को नाम दे दें b का। अब देखिए ग्रामर रूल में हमने क्या करना होता है, a मैट्रिक्स, ax मैट्रिक्स और ay मैट्रिक्स मालूम करना होता है। तो ए मैट्रिक्स तो हमें मालूम है, ये है आपके पास। ठीक है, तो इसी को यूज़ करते हुए और बी मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हमने ए एक्स मैट्रिक्स लिखना है, और इसी तरह से ए वाई मैट्रिक्स भी। तो अब ए एक्स मैट्रिक्स किस तरह से आएगा, ये जो एक्स के कोएफिशिएंट होते हैं 3 और 4 क्या हैं, एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं ना दोनों इक्वेशंस में, तो एक्स के कोएफिशिएंट वाला कॉलम हमने नहीं लिखना, उसकी जगह ये बी मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो लिख लेना है। ठीक है, और ये कॉलम 2 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा जो वाई के कोएफिशिएंट्स हैं। इसी तरह से अब ए वाई मैट्रिक्स लिखते हुए हम क्या करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, और वाई के जो कोएफिशिएंट्स है 2 और 1 ये नहीं लिखेंगे, इनकी जगह ये कॉलम लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास तीनों मैट्रिसेस आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें 3, -2 और 4 को मल्टीप्लाई करें 8, एंड दैट इज़ इक्वल टू -5। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करेंगे, सो 600, 550, 2 एंड 1, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 600 को 1 से मल्टीप्लाई करें 600, -2 को 550 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 1100, एंड दैट इज़ इक्वल टू -500। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करना है, सो 3, 4, 600 और 550, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 और 550 को मल्टीप्लाई करें तो 1650, -4 को 600 से मल्टीप्लाई करें 2400, और ये इक्वल होगा -750 के। अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x का क्या फार्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी तरह से y किसकी इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स किसकी इक्वल है -500 के, डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a किसकी इक्वल है -5 के, तो ये आपके पास आ जाएगा 100। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई है -750, डिटर्मिनेंट ऑफ a है -5, और इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस और 5 15 टाइम्स 75 और 0। तो दैट मीन्स कि एक्स क्या था, हर नोटबुक की प्राइस थी। ठीक है, तो हर नोटबुक की प्राइस क्या है 100 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक इज़ 100 रुपीज़, और इसी तरह से हर बुक की प्राइस क्या है आपके पास 150 रुपीज़। ठीक है, बाय हर बुक की प्राइस थी, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज़
₹150। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ एजेस ऑफ टू सिस्टर्स सुंदर्स एंड जैनब इज़ 22 ईयर्स। दो बहनों की जो एज है उनको अगर सम किया जाए, ऐड किया जाए, तो वो किसकी इक्वल है? 22 ईयर्स। इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, फाइंड द एजेस ऑफ बोथ द सिस्टर्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड को यूज़ करते हुए हमने दोनों बहनों की एजेस फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है कि लेट एक्स एंड वाई बी द एजेस ऑफ टू सिस्टर्स सुंदस एंड जैनब। ठीक है, तो एक्स किसकी एज है? सुंदस की। ठीक है, और वाई किसकी एज है? जैनब की, रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है, जब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x इसको मेंशन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और y इसकी एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो अब हमने क्या करना है? इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस किस तरह से बनेगी? सम ऑफ एजेस ऑफ टू सिस्टर्स सुंदस एंड जैनब इज़ 22 ईयर्स। ठीक है, कि दोनों बहनों की एजेस को ऐड किया जाए तो वो किसकी इक्वल है? 22। तो एक की एज है x और दूसरी की एज है y, तो इनको ऐड कर दिया जाए, सो दैट इज़ इक्वल टू 20। अब दूसरी इक्वेशन किस तरह से बनेगी? इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब। ठीक है, अब इसको आपने किस तरह से लिखना है? देखिए, इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब। तो पहले आप देखें, ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, जैनब की एज को डबल किया जा रहा है। ट्वाइस का क्या मतलब है? डबल करना। तो जैनब की एज क्या है? y, तो उसको डबल कर दिया गया है 2y। ओके, अब क्या है? इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, मतलब कि सुंदस की एज किसके बराबर है? सुंदस की क्या एज है? x। तो x किसके इक्वल है? ट्वाइस द एज ऑफ 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, राइट। तो ट्वाइस द एज ऑफ जैनब ये है, और उसमें 1 ईयर ऐड कर दें। 1 ईयर ओल्डर की बात हो रही है ना, तो दैट मीन्स कि इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, सुंदस की एज है x, तो दैट मीन्स कि वो किसकी इक्वल है? 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब। जैनब की एज को ट्वाइस किया जाए और उसमें 1 ऐड कर दिया जाए। तो अब आपने क्या करना है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्रैमर रूल नहीं यूज़ करना। तो सबसे पहले हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होगा, लेकिन इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? x इज़ इक्वल टू x माइनस 2y को इस साइड पे ले आएँ तो माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 1 को इसी साइड पे रखें। तो x और y जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो जैसे इस साइड पे है ना, हमने इस साइड पे कर ली हैं, और कांस्टेंट एक साइड पे। अब हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है इन इक्वेशन को। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है, ये एक इक्वेशन थी और ये दूसरी है। ठीक है, ये y का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है -2। इसी तरह से वेरिएबल्स आ जाएंगे x और y, एंड दैट इज़ इक्वल टू 22 और 1। अब हमने इनको नाम दे देना है मैट्रिसेस को। A है, ये आपके पास X मैट्रिक्स है, और ये B मैट्रिक्स है। सो एज़ यू नो कि अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या करते हैं हम? AX इक्वल है B के, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इस मैट्रिक्स की इक्वल है ना, x और y फाइंड करना है। तो यहाँ पे a को ख़त्म करना है। किस तरह से करेंगे? दोनों साइड्स पे हम a इन्वर्स लेंगे, a इन्वर्स लेंगे। तो यहाँ पे a इन्वर्स और a किसकी इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सो दैट इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करें तो x ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। ठीक है, सो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके लिए हमें a इन्वर्स और b मैट्रिक्स चाहिए है। ठीक है, सो b मैट्रिक्स तो है हमारे पास, a इन्वर्स नहीं है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है? a इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो a इन्वर्स किस तरह से फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 और -2 को मल्टीप्लाई करें, -2, माइनस साइन आएगा दरम्यान में, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें 1, दैट इज़ इक्वल टू -3। अब दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है? -3, तो मतलब कि इसको मज़ीद सॉल्व किया जाएगा। एडजॉइंट ऑफ a किसकी इक्वल हो जाएगा? जो a मैट्रिक्स है उसमें प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज होगी, -2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे। अब a इन्वर्स हमने फाइंड करना है, तो a इन्वर्स किसकी इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो -2 बाय -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2/3 हो जाएगा। -1 और -3 को डिवाइड करें तो 1/3। इसी तरह से यहाँ पे भी -1 बाय -3 क्या हो जाएगा, 1/3, और 1 बाय -3 हो जाएगा -1/3। तो ये आपके पास ए इन्वर्स मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, ए जो एक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, ए इन्वर्स और बी को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो दैट मीन्स कि ए इन्वर्स मैट्रिक्स जो हमने फाइंड किया है और बी मैट्रिक्स, इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, ठीक है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू 2/3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई होगा 22 से, प्लस 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब दूसरी रो पे आ जाए तो ये भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1/3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनको सॉल्व कर लें तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 44/3, प्लस यहाँ पे 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1/3। इस तरह से 1 को 22 से मल्टीप्लाई करें 22/3, और -1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1/3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो x किसके इक्वल होगा, अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 और न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे तो 44 + 1 क्या हो जाएगा, 45। आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, और न्यूमरेटर्स 22 और -1 को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 21/3। तो इसको डिवाइड कर लें, क्या आ जाएगा आपके पास 15, और इसको डिवाइड कर लें तो 7। तो x मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, 15 और 7 मैट्रिक्स के, और हमें मालूम है कि x किसकी इक्वल था, x और y की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, x की जगह ये मैट्रिक्स लिख लेना है, ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 15 एंड 7। तो मतलब कि x क्या है आपके पास 15 और y किसकी इक्वल है 7 के, दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, दरम्यान में इक्वल का साइन है। अब देखिए आपके पास x किसकी एज थी, आपके पास सुंदस की, सुंदस की एज क्या है 15 ईयर्स, सुंदस इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, और जैनब इज़ 7 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, दोनों की एजेस हैं। अब देखिए अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप दोबारा भी देखें तो आपके पास क्या था कि इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, अगर जैनब की एज को डबल किया जाए, ट्वाइस किया जाए, क्या हो जाएगा 14, और उसमें 1 ऐड कर दिया जाए। इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, कि जैनब की एज को ट्वाइस किया जाए और उसमें भी 1 ऐड कर दिया जाए, तो उतनी सुंदस की एज है। तो देखें जैनब की एज को डबल करें, उसमें 1 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 15 ही आ रहा है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटीज़ ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स, ठीक है, 2 ट्रक्स की कैपेसिटीज़ आपको बताई गई हैं कि एक की 10 टन कैपेसिटी है और दूसरी की 12 टन्स। दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप्स टू हॉल 226 टन्स ऑफ सैंड टू द कम्युनिटी पार्क, ठीक है, उन्होंने टोटल, दोनों ट्रक्स ने टोटल 20 राउंड लगाए हैं, ठीक है, 20 राउंड ट्रिप्स टू हॉल 226 टन्स ऑफ सैंड टू द कम्युनिटी पार्क, 226 टन्स, ठीक है, सैंड को वो कम्युनिटी पार्क में लेके गए हैं, डिलीवर किया है, ठीक है, दोनों ट्रक्स ने, और टोटल 20 राउंड लगाए हैं। हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेड, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि हर ट्रक ने कितने राउंड लगाए हैं, ठीक है, टोटल हमें मालूम है कि 20 राउंड है, ठीक है, और टोटल 226 टन्स जो है वो सैंड जो है वो डिलीवर किया गया है, ठीक है, और हर टन की कैपेसिटी, हर ट्रक की कैपेसिटी भी हमें बता दी गई है 10 टन्स एंड 12 टन्स। हमने ये मालूम करना है कि हर ट्रक ने कितने राउंड लगाए हैं। तो उसके लिए देखें सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें मालूम क्या करना है, हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेक, तो हर ट्रक ने कितने जो है ना ट्रिप्स, राउंड ट्रिप्स जो हैं वो लगाए हैं, ठीक है, कितने उनको ट्रिप्स राउंड जो है ना वो लगाने पड़े हैं, वो चीज़ हमने मालूम करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट x बी द नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स ऑफ फर्स्ट ट्रक। अब वो फर्स्ट ट्रक, हम कौन से ट्रक की बात कर रही हैं जिसकी कैपेसिटी क्या है 10 टन्स, ठीक है, ताकि हमें मालूम हो कि किस ट्रक की बात की जा रही है, हैविंग 10 टन्स कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी
अब इसी तरह से लेट कर लें कि y बी द नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स ऑफ सेकेंड ट्रक कि जो दूसरा ट्रक है उसने y नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स जो हैं वो लगाए हैं, जिसकी कैपेसिटी क्या है 20 टन्स कैपेसिटी, 12 टन्स कैपेसिटी है उसकी, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है। ये हमने लेट कर लिया, हमने ये मालूम करना है ना कि 20 टोटल 20 राउंड दोनों ट्रक्स ने लगाए हैं, ठीक है। अब हर ट्रक ने, दोनों ट्रक ने कितने राउंड जो है ना वो लगाए हैं, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि जिसकी 10 टन कैपेसिटी है उसने x राउंड लगाए हैं और जिसकी 12 टन कैपेसिटी है उसने y राउंड लगाए हैं। लेकिन अब हमने दो इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। अब इक्वेशंस किस तरह से बनेगी, आपके पास जो दोनों की कैपेसिटीज़ हैं, ठीक है, और एक टोटल कैपेसिटी हमें गिवन है, ठीक है, उनको हमने यूज़ करना है। एक की कैपेसिटी है 10 और दूसरी की कैपेसिटी है 12 और इसी तरह से टोटल जो कैपेसिटी है वो 226 टन्स है। एक तो इसको यूज़ करते हुए एक इक्वेशन बनेगी और दूसरी जो है जो राउंड ट्रिप्स हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते हुए एक इक्वेशन बनेगी। तो टोटल 20 राउंड ट्रिप्स हैं, ठीक है, टोटल 20 राउंड ट्रिप्स हैं और एक ट्रक ने x नंबर ऑफ राउंड लगाए हैं और दूसरे ने y, तो उन दोनों को ऐड किया जाए, ठीक है। दोनों ट्रक्स के जो राउंड ट्रिप्स हैं, एक के x हैं और दूसरे के y हैं, उनको ऐड करें तो टोटल 20 राउंड ट्रिप्स हैं। ये एक इक्वेशन हो जाएगी। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है, तो देखिए एक ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन्स, दूसरी की कैपेसिटी है 12 टन्स और टोटल है 226 टन्स, लेकिन वो 20 राउंड ट्रिप लगाए गए हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने किस तरह से इक्वेशन बनानी है कि एक ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 10 टन्स है, ठीक है, एक राउंड के लिए, ठीक है। तो x नंबर ऑफ राउंड के लिए उसकी कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, 10x हो जाएगी, ठीक है ना। अगर उसने एक राउंड लगाया है तो वो 10 टन्स जो है ना वो सैंड जो है वो लेके जा सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी है। तो अगर उसने x नंबर ऑफ राउंड लगाए हैं तो उसकी कैपेसिटी भी कितनी हो जाएगी, उसको x से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 10x। इसी तरह से अब दूसरा जो ट्रक है उसकी 12 टन्स कैपेसिटी है, तो उसने अगर y नंबर ऑफ राउंड्स लगाए हैं, ठीक है, y हमने लेट किया है कि इतने उसने नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स लगाए हैं, तो उसकी टोटल कैपेसिटी फिर कितनी हो जाएगी, मतलब कि अगर उसने 2 राउंड लगाए हैं तो 2 को हम उसकी कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अगर उसने y राउंड लगाए हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी टोटल, उसके हिसाब से 12y, और वो किसकी इक्वल है, टोटल कितने टन्स जो है वो डिलीवर किया है उन्होंने, सैंड 226 टन्स। तो इस तरह से आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 10x + 12y इज़ इक्वल टू 226। सो अब देखिए दो इक्वेशंस हमारे पास किस तरह से बन रही हैं। एक तो राउंड ट्रिप की बन रही है, ठीक है, कि टोटल 20 राउंड ट्रिप लगाए हैं दोनों ट्रक्स ने मिला के। एक ट्रक ने x नंबर ऑफ़ राउंड्स लगाए हैं और दूसरी ट्रक ने y नंबर ऑफ़ जो है राउंड ट्रिप्स लगाए हैं, दोनों को ऐड किया जाए तो टोटल 20 राउंड ट्रिप्स हैं। अब दूसरी इक्वेशन बन रही है टन्स के हिसाब से, ठीक है। अगर एक ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन्स, ठीक है, एक राउंड के लिए, तो अगर वो x नंबर ऑफ़ राउंड लगाएगा तो उसकी कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, 10x। इसी तरह से दूसरे ट्रक की कैपेसिटी है 12 टन्स, तो अगर वो y नंबर ऑफ़ राउंड्स लगाएगा तो उसकी कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, 12y। तो 10x + 12y, और वो टोटल किसकी इक्वल है, 226 टन्स के, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं है, हम मैट्रिक्स क्रैमर रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाएंगे। x का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 10। इसी तरह से y का कोएफिशिएंट है 1 और y का कोएफिशिएंट है 12। दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा x और y का, एंड दैट इज़ इक्वल टू 20 एंड 226। तो अब हमने क्या करना है, इनको नाम दे देना है a का x और ये b की इक्वल है, ठीक है। तो क्रैमर रूल में हमें क्या चाहिए होता है, 3 मैट्रिसेस। एक तो a मैट्रिक्स हमें रिक्वायर्ड होता है, एक हमें ax मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होता है और फिर हमें एक ay मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होता है। ये 3 मैट्रिसेस हमें चाहिए होते हैं क्रैमर रूल के लिए। तो a मैट्रिक्स तो ये है हमारे पास। ax मैट्रिक्स किस तरह से आएगा, ये चीज़ मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताई है कि देखिए यहाँ पे x के कोएफिशिएंट्स हैं 1 और 10। तो ax लिखते हुए x के कोएफिशिएंट नहीं लिखते, इसकी जगह क्या लिख लेना है, ये b मैट्रिक्स लिख लेना है, 20 और 226, और ये 1 और 12 y के कोएफिशिएंट एज इट इज़ आ जाएंगे। इसी तरह से ay मैट्रिक्स अब लिखना है, तो y के जो कोएफिशिएंट है 1 और 12 ये नहीं लिखेंगे,
इसकी जगह ये आ जाएगा, तो ये 1 और 10 तो एज इट इज़ आएगा इधर ही, ठीक है। और इसकी जगह पे 20 और 226 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे। अब आपको मालूम है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें 12 माइनस 1 और 10 को मल्टीप्लाई करें 10, तो ये किसके इक्वल होगा 2 के। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करते हैं। सो 20 226 यहाँ पे लिख ही लिया मैंने, ठीक है। तो 20 को 12 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा 120, 12 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ इक्वल टू 240, और माइनस 1 को 226 से मल्टीप्लाई करें तो 226, और इसको माइनस कर लें तो आपके पास हो जाएगा 14। इसी तरह से ए वाई हमने फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 10 और 20 और 226। तो 1 और 226 को मल्टीप्लाई करें 226 माइनस 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें 200 एंड दैट इज़ इक्वल टू 26। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x किसकी इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस तरह से y का फार्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो x इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स क्या है 14 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है 2, सो दैट इज़ इक्वल टू 7। और इस तरह से यहाँ पे भी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। दोनों की डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई है 26 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है आपके पास 2, सो दैट इज़ इक्वल टू 13। दैट मीन्स के पहले ट्रक ने जिसकी कैपेसिटी क्या थी 10 टन्स, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स कितने हैं फर्स्ट ट्रक के, हैविंग 10 टन्स कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रक नंबर 1 और ट्रक नंबर 2 हम अगर कह दें तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो जिस ट्रक की 10 टन्स कैपेसिटी थी उसको हमने, उसके राउंड ट्रिप को हमने नाम दिया था एक्स का, तो उसने 7 ट्रिप लगाए हैं। और इसी तरह से जो दूसरा ट्रक है जिसकी कैपेसिटी है 12 टन्स, ठीक है, उसने कितने राउंड ट्रिप लगाए हैं 30। तो टोटल कितने राउंड ट्रिप्स लगाए हैं दोनों ट्रक्स ने 20। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू मेक 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय विद 70% एल्यूमिनियम। 20 kg एल्यूमिनियम एलॉय जो है वो बनाया जा रहा है जिसमें 70% एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ और मेटल भी यूज़ होगा। A metallurgist wants to use two metals with 55% and 80% aluminium content. तो अब जो मेटोलॉजिस्ट है वो 2 मेटल्स यूज़ कर रहा है, ठीक है। 20 kg एलुमिनियम अलॉय बनाने के लिए वो 2 कंटेंट यूज़ कर रहा है, 2 मेटल्स यूज़ कर रहा है। और उन 2 मेटल्स में से एक में 55% एलुमिनियम है और दूसरे मेटल में 80% एलुमिनियम है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो जो 20 kg का एलुमिनियम अलॉय होगा उसमें टोटल 70% एलुमिनियम होगा, ठीक है। और जो 2 मेटल्स यूज़ किए जा रहे हैं उनमें से एक में 55% एलुमिनियम है और दूसरे में 80% एलुमिनियम है। हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड ही यूज़। तो अब दोनों मेटल्स की मिकदार हमने बतानी है कि कितनी यूज़ की जानी चाहिए ताकि 20 kg ऑफ एलुमिनियम और अलॉय जो है वो बनाया जा सके विद 70% एलुमिनियम, ओके। सो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लेट करना है ना कि हमने जो मिकदार बतानी है, हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड ही यूज़, ओके। सो हम लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द मास इन kg, ठीक है, क्योंकि 20 kg की बात हो रही है ना। तो लेट एक्स बी द मास इन kg ऑफ मेटल। कौन सा मेटल जिसमें कितना एल्यूमिनियम है 55% एल्यूमिनियम, ठीक है। लेट एक्स बी द मास ऑफ मेटल विथ 55% एल्यूमिनियम, ठीक है, ताकि ये क्लियर रहे कि किसकी बात हो रही है, कौन से मेटल की बात हो रही है, एल्यूमिनियम। अब इसी तरह से लेट कर लेना है हमने वाई बी द मास ऑफ मेटल, बी द मास इन kg ऑफ मेटल। कौन सा मेटल जिसमें एल्यूमिनियम है 80% विद 80% एल्यूमिनियम। सबसे पहले तो हमने ये लेट कर लिया, ठीक है, कि कितनी जो मिकदार हमने बतानी है दोनों मेटल्स की, एक की है x kg और दूसरी की है y kg, ठीक है। पहला मेटल है जिसमें 55% एल्यूमिनियम है, ठीक है, और दूसरा मेटल जिसमें 80% एल्यूमिनियम है।
तो अब हमने दो इक्वेशंस बनानी है। अब वो इक्वेशंस किस तरह से बनेगी, ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी है। तो अब आपके पास पहली इक्वेशन तो बहुत ईजीली बन जाएगी कि देखें, एक मेटल की मिकदार है x kg और दूसरे मेटल की मिकदार है y kg और टोटल आपके पास कितने kgs हैं टू मेक 20 kg। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + y = 20। ये तो एक इक्वेशन हो जाएगी। अब हमने दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो वो किस तरह से होगी। अब आपके पास क्या है कि 70% एलुमिनियम है, ठीक है, टोटल जो हमने 20 kg का एलुमिनियम अलॉय है, एक जो है मेटल बनाना है हमने, उसमें 70% एलुमिनियम है। और जिन दो मेटल्स को यूज़ किया जा रहा है उसमें से एक में 55% एलुमिनियम है और दूसरे में 80% एलुमिनियम। तो ये जो एलुमिनियम वाला जो है ना 70%, 55%, 80%, इन तीनों को यूज़ करते हुए दूसरी इक्वेशन बनेगी। लेकिन सबसे पहले हमने इन परसेंटेजेस को केजीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, परसेंटेजेस में हमने इक्वेशन नहीं बनानी, केजीज़ में बनानी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क हम कर लेते हैं साइड पे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर भी हो जाए कि किस तरह से ये स्टेप्स परफॉर्म किए जा रहे हैं और हम फिर यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे। अब देखिए 70% एलुमिनियम है 20 kg का, 20 kg में से 70% एलुमिनियम है, तो उसको हमने केजीज़ में कन्वर्ट करना है। 70% एलुमिनियम केजीज़ में कितना होगा ये हमने बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 70% ऑफ 20 kg कितना हो जाएगा आपके पास, इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आपने 70% को क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 70% को, परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 100 से डिवाइड करना, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, 70 और मल्टीप्लाई करें इसको 20 से और डिवाइड कर लें 100 से, ठीक है। परसेंटेज का मतलब है 100 से डिवाइड करना, मतलब कि ये 14 kg है, ठीक है। ये जो 70% एलुमिनियम की बात हो रही है ये 14 kg है 20 kg का, ओके। अब उसके बाद क्या है कि जो मेटल्स दो यूज़ किए जा रहे हैं उसमें से एक में 55% एलुमिनियम है और एक में जो है 80% एलुमिनियम है, राइट। तो अब हमने इनको भी केजीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखें 55% ऑफ x kg, ये जो मेटल है उसका हमने मैस कितना लेट किया है कि वो x है, ठीक है, x मैस है उसका, जिसमें 55% एलुमिनियम यूज़ किया जा रहा है। तो 55% ऑफ x kg कितना हो जाएगा आपके पास, 55% को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 55 को देखें 100 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, परसेंटेज का मतलब है 100 से डिवाइड करना। तो क्या हो जाएगा 0.55 और x से मल्टीप्लाई करें तो x, ठीक है। इसी तरह से 80% एलुमिनियम है, y kg जो मैस है, तो दूसरा मेटल है आपके पास जिसका मैस कितना है y kg, उसमें 80% एलुमिनियम है। तो 80% ऑफ y आपके पास क्या हो जाएगा, 80% को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो 80 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। परसेंटेज का क्या मतलब है, 100 से डिवाइड करना, तो 0.8 और y से मल्टीप्लाई करें तो y, ठीक है। तो अब ये आपके पास केजीज़ में आ चुके हैं, ये भी 0.55 x kg है, ठीक है, ये भी kg है। तो दैट मीन्स कि जो दो मेटल्स हैं जिसमें 55% एलुमिनियम था और दूसरे मेटल जिसमें 80% एलुमिनियम था, अब वो क्या है आपके पास 0.55 x kg और दूसरा है 0.8 y kg। तो इन दोनों मेटल्स को अगर हम यूज़ करें तो हमने कितना जो है कौन सा मेटल बनाना था, एक ऐसा मेटल जिसका वेट 20 kg होगा और उसमें 70% एलुमिनियम होगा, राइट। तो अब क्योंकि एलुमिनियम की बात हो रही है तो दैट मीन्स कि 55% एलुमिनियम केजीज़ में कितना है, 0.55 x kg, केजी ना लिखें अभी यहाँ पे यूनिट। और इसी तरह से जो दूसरा मेटल है उसमें 80% एलुमिनियम था, वो केजी में कितना है 0.8 y। और इन दोनों को ऐड करें तो टोटल हमें कितना एलुमिनियम चाहिए है, 70% एलुमिनियम, और वो केजीज़ में कितना है 14। तो इस तरह से ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। दो मेटल्स जो यूज़ किए जा रहे हैं उसमें 55% एलुमिनियम है और 80% एलुमिनियम है, और उन दोनों को मिला के हमने ये मेटल बनाना है जो 70% एलुमिनियम होगा। तो अगर केजीज़ की बात की जाए तो दैट मीन्स कि एक में 0.55 x kg है, दूसरे में 0.8 y kg है मेटल में। उन दोनों को मिला के हमने एक मेटल बनाना है जिसमें 14 kg जो है वो एलुमिनियम होगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो है मेथड मेंशन नहीं है तो हम क्रैमर रूल ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे 0.55,
इसी तरह से यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे है 0.8, ये एक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके साथ x और y का मैट्रिक्स आ जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 20 एंड 14, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये A मैट्रिक्स है, ये x है और ये नाम दे दें इसको B मैट्रिक्स का। तो अब हमें क्रैमर रूल के लिए 3 मैट्रिक्स चाहिए होती हैं। A मैट्रिक्स जो आपके पास मौजूद है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स हमें चाहिए होता है AX मैट्रिक्स, तो वो हम किस तरह से लिखते हैं, x के कोएफिशिएंट होते हैं ये पहला कॉलम, तो इसकी जगह हमने क्या लिख लेना है, ये कॉलम 20 और 14, और ये A मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह से AY अब किस तरह से लिखेंगे, पहला कॉलम एज इट इज़ आएगा और जो दूसरा कॉलम है जो Y के कोएफिशिएंट्स हैं उनकी जगह हमने ये 20 और 14 जो B मैट्रिक्स है वो लिख लेना है। तो अब हमने क्या करना है, इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, 1 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0.55 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 0.8 माइनस 0.55 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0.25। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ AX 20 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इज़ इक्वल टू 16, माइनस 1 को 14 से मल्टीप्लाई करें 14 एंड दैट इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह से AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो 1 को 14 से मल्टीप्लाई करें 14, माइनस 20 को 0.55 से मल्टीप्लाई करें, सो दैट इज़ इक्वल टू 11 और ये आपके पास आ जाएगा 3। तो अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x आपके पास क्या है, किसकी इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसी तरह से y किसकी इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AX की वैल्यू क्या है 2, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या है 0.25। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 0.25 एंड दैट इज़ इक्वल टू 8। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ AY की वैल्यू है 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू है 0.25। तो इनको डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 0.25 एंड दैट इज़ इक्वल टू 12। ओके, दैट मीन्स कि जो आपके पास मैस है, ठीक है, एक तो 8 kg है, एक मेटल का मैस कितना है 8 kg और दूसरे मेटल का मैस कितना है 12 kg। इन दोनों को मिला के हमने एक मेटल बनाना है, ठीक है, जिसका एल्यूमिनियम एलॉय हमने बनाना है जिसमें 70% एल्यूमिनियम होगा। सो इसको हम केजीज़ में लिख लेते हैं। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे, ये हमने लेट किया था x कौन सा मेटल है, x मैस है उस मेटल का जिसमें 55% एल्यूमिनियम है और y मैस है उस मेटल का जिसमें 80% एल्यूमिनियम है। तो इसी तरह से आपने आंसर में भी ना एंड पे जाके सॉल्यूशन में लिख लेना है, ये केजीज़ में होगा। ठीक है, तो x किसकी इक्वल है, 8 kg इज़ द mass of metal with 55% एल्यूमिनियम। ठीक है, ये स्टार्ट में हमने लेट किया था, तो वो x की जगह आपने 8 kg लिख लेना है। और इसी तरह से y क्या है आपके पास 12 kg एंड 12 kg इज़ द mass ऑफ मेटल जिसमें कितना एल्यूमिनियम था 80%, विथ 80% एल्यूमिनियम। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। इजी क्वेश्चंस हैं क्योंकि क्रैमर रूल और इन्वेंशन मेथड तो अब आपको क्लियर हो चुका है। सिर्फ थोड़ा इक्वेशन जो है ना वो आपने ध्यान से बनानी है। जब आप इक्वेशन बना लेंगे तो फिर आप इजीली इनको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोयाबीन मील कंटेन्स 16% प्रोटीन एंड कॉर्न मील कंटेन्स 9% प्रोटीन। ठीक है, एक सोयाबीन मील जो है उसमें 16% प्रोटीन शामिल है और कॉर्न मील जो है उसमें 9% प्रोटीन शामिल है। हाउ मैनी पाउंड्स ऑफ ईच शुड बी मिक्स टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट अ 350 LB मिक्सचर। LB का मतलब है कि ये पाउंड का सिंबल है। ओके, हाउ मैनी पाउंड्स ऑफ ईच शुड बी मिक्सड टुगेदर, मतलब कि सोयाबीन और जो कॉर्न है उनका कितनी मिकदार जो है ना पाउंड में मिक्स की जाए ताकि टोटल कितना हो 350 LB। ठीक है, मिक्सचर कितना हो जाए 350 LB पाउंड, दैट इज़ 12% प्रोटीन, और उसमें प्रोटीन कितनी है 12% प्रोटीन है। ठीक है, सोयाबीन मील है उसमें 16% प्रोटीन है, कॉर्न मील में 9% प्रोटीन है। हमने ये बताना है कि सोयाबीन और जो कॉर्न मील है उसका कितनी मिकदार जो है ना वो मिक्स की जाए पाउंड्स में।
ठीक है, उसका मैस अब पाउंड में मेजर किया जा रहा है, ठीक है। तो कितना उसका वेट जो है, कितना उसका मैस हो कि उनको मिक्स किया जाए तो टोटल मिक्सचर 350 पाउंड हो, और उस मिक्सचर का जो प्रोटीन है वो 12% प्रोटीन है। तो हमने क्योंकि इनका मैस फाइंड करना है, ठीक है, हाउ मैनी पाउंड्स ऑफ ईच शुड बी मिक्स टुगेदर। सो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द मैस ऑफ, मैस अब किस में है, पाउंड्स में, ठीक है, ऑफ सोयाबीन, और इसी तरह से y मैस है एंड y बी द मैस ऑफ, मैस अब पाउंड में है, ठीक है, ऑफ कॉर्न मील, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। अब हमें ये मालूम है कि x इसका मैस है सोयाबीन का, y मैस है कॉर्न का, और टोटल हमें इनको मिक्स करके कितना मैस चाहिए है, 350, राइट। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 350। अब हमने दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो जहाँ पे परसेंटेज यूज़ हो रही है ना, उन तीनों को यूज़ करके हमने दूसरी इक्वेशन बनानी होगी। तो अब जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने परसेंटेज को कन्वर्ट किया था, मैस केजी में था तो केजीज़ में कन्वर्ट किया था, इस तरह अभी यहाँ पे पाउंड में है तो हम इसको पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या है आपके पास, सोयाबीन मील कॉन्टेन 16% प्रोटीन, ठीक है। तो जो सोयाबीन का मैस है वो क्या है, एक्स है, एक्स पाउंड है, ठीक है ना। रफली हम यहाँ पे इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। सोयाबीन का मैस कितना है, एक्स पाउंड्स, राइट, और उसमें कितनी प्रोटीन है आपके पास, 16%। तो 16% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, 16% को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स से। तो 16% का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है 100 से डिवाइड करना। तो 16 को 100 से डिवाइड करें 0.16 और x से मल्टीप्लाई करें तो x हो जाएगा, ओके। तो ये आ जाएगा 0.16x। अब उसके बाद क्या है आपके पास, कॉर्न मील में कितना प्रोटीन है, 9%, ठीक है। तो कॉर्न मील का मैस कितना है, y, तो 9% ऑफ y कितना हो जाएगा आपके पास, 9 परसेंटेज का मतलब है 100 से डिवाइड करें और फिर y से मल्टीप्लाई कर लें, ऑफ y है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0.09y, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, ठीक है ना, तो दैट मीन्स कि इनको ऐड किया जा रहा है आपस में, 0.09y, एंड दैट इज़ इक्वल टू, टोटल हमें कितना जो मिक्सचर है उसमें कितनी प्रोटीन है, 12% प्रोटीन है, ठीक है ना। टोटल जो मिक्सचर है उसमें 12% प्रोटीन है, और 12% कितने मिक्सचर में है, 350 पाउंड में, ठीक है। जो मिक्सचर है उसकी मिकदार कितनी है, 350 LB, और उसमें 12% प्रोटीन है। दैट मीन्स कि 12% ऑफ 350 ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 12% का मतलब है 100 से डिवाइड करें और 350 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 350 और डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इज़ इक्वल टू 42। तो ये आपके पास इक्वल है 42 के, ठीक है। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देती हूँ किस तरह से होगा कि आपके पास सोयाबीन जो है मील कंटेन कर रहा है 16% प्रोटीन, और कॉर्न मील में है 9% प्रोटीन, ठीक है। और इनको जब मिक्स किया जा रहा है, ठीक है, तो जो मिक्सचर है उसमें 12% प्रोटीन है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये 16% को भी पाउंड में कन्वर्ट कर लिया। तो अब वो मैस कितना था, x था, हमें तो मालूम नहीं है, वो मैस तो हमने फाइंड करना है, ठीक है, सोयाबीन का, कि कितना आपके पास मैस हो सोयाबीन का जिसमें 16% प्रोटीन होगा, कितना मैस हो कॉर्न मील का जिसमें आपके पास जो है 9% प्रोटीन होगा, ठीक है। तो 16% ऑफ x, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 0.16। इसी तरह से 9% ऑफ y क्या हो जाएगा आपके पास 0.09y, और जो टोटल प्रोटीन है वो 12% है। तो 12% हम किसका लेंगे, जो टोटल मिक्सचर का वेट है 350। तो 12% ऑफ, क्योंकि 350 जो मिक्सचर है ना पाउंड, 350 पाउंड जो है उसमें 12% प्रोटीन है, तो 12% ऑफ 350 आपके पास आ जाएगा 42। तो इस तरह से आपके पास परसेंटेज से ख़त्म होके पाउंड में हमारे पास एक इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और पहली इक्वेशन तो बहुत सिंपल थी कि आपके पास जो मैस हमने लेट किया है सोयाबीन का x वो हमने फाइंड करना है, कॉर्न का मैस है y वो हमने फाइंड करना है, और उनको मिक्स किया जाए तो टोटल मैस कितना है 350 है। तो इस तरह से दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इनको क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। x का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 0.16। इसी तरह से y का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 0.09।
और दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा इनके जो वेरिएबल्स हैं x और y, एंड दैट इज़ इक्वल टू 350 एंड 42। अब हमने क्या करना है, इनको नाम दे देना है A मैट्रिक्स, इसको नाम दे दें x, और ये है B मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स तो अब हमारे पास मौजूद है। अब हमने मैट्रिसेस बताने हैं AX और AY, ठीक है। तो AX मैट्रिक्स आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, पहले कॉलम की जगह हम क्या लिख लेंगे, ये 350 और 42, और दूसरा कॉलम A मैट्रिक्स का ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह से AY मैट्रिक्स जब हमने लिखना है तो उसके लिए पहला कॉलम A मैट्रिक्स का ऐसे ही आ जाएगा, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी जगह हम क्या करेंगे, ये जो B मैट्रिक्स का कॉलम है वो लिख लेंगे। तो ये तीनों मैट्रिसेस हमारे पास आ चुके हैं। अब इन तीनों का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A किसकी इक्वल होगा, 1 को 0.09 से मल्टीप्लाई करें 0.09, माइनस 1 को 0.16 से मल्टीप्लाई करें 0.16, और इनको सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा 0.09 माइनस 0.16 इज़ इक्वल टू माइनस 0.07। अब इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ AX हमने फाइंड करना है। तो 350 को 0.09 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 31.5, माइनस 1 को 42 से मल्टीप्लाई करें तो 42, और इनको माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा माइनस 10.5। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ AY, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 को 42 से मल्टीप्लाई करें 42, माइनस 350 को 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज़ इक्वल टू 56। तो 42 माइनस 56 क्या हो जाएगा आपके पास, -14। अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमें फार्मूला मालूम है, डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इसी तरह से y के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ AX है -10.5 और डिटर्मिनेंट ऑफ A है -0.07। इसको डिवाइड करेंगे, 10.5 डिवाइडेड बाय 0.07, सो दैट इज़ इक्वल टू 150। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ AY है -14 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A है -0.07, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 डिवाइडेड बाय 0.07 इज़ इक्वल टू 200, ठीक है। दैट मीन्स कि x किसका मैस था, सोयाबीन का। तो 150 पाउंड्स जो है वो मैस होगा सोयाबीन का, और जो y है वो हमारे पास था कॉर्न का मैस। तो 200 पाउंड जो है वो मैस होगा कॉर्न का। सो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है। ये चीज़ आपने साथ में मेंशन कर लेनी है, ओके, कि जो मैस ऑफ सोयाबीन है वो 150 पाउंड है और मैस ऑफ कॉर्न इज़ 200 पाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट इज़ 190 मीटर। एक लॉट है, ठीक है, उसका पेरीमीटर हमें बता दिया गया है कि वो 190 मीटर है। द विथ इज़ 1/4 ऑफ लेंथ, फाइंड द डायमेंशंस। हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है, मतलब कि लेंथ और विथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो अब ये लॉट है, दैट मीन्स कि रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है ना। उसकी लेंथ और विथ क्या है, विथ इज़ 1/4 ऑफ द लेंथ, मतलब कि वो विथ और लेंथ जो है वो अलग अलग हैं। तो दैट मीन्स कि वो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में है, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि डायमेंशंस हमने फाइंड करनी है, कि लेट कर लेते हैं कि x एंड y आर द डायमेंशंस, ठीक है। ये चीज़ तो हमने पहले लेट कर ली कि x और y क्या है, इसकी डायमेंशंस है, मतलब कि इसकी लेंथ और विथ है। और आपको मालूम है कि जो रेक्टेंगल होती है उसमें ऑपोजिट साइड, सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर ये x है ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर, अब आपके पास दो इक्वेशंस हमने बतानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, द पेरीमीटर ऑफ लॉट इज़ 190 मीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर किस तरह से मालूम किया जाता है, चारों साइड्स को ऐड करके। तो चारों साइड्स को अगर हम ऐड करें तो x + y + x + y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x + x 2x + y + y क्या हो जाएगा 2y, और वो किसकी इक्वल है, टोटल पेरीमीटर कितना है 190, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 को अगर कॉमन ले लें तो, बट खैर हम इसी तरह से लिख सकते हैं 2x + 2y = 190। ये एक इक्वेशन हो जाएगी। अब हमने दूसरी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ये रफली आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप इक्वेशन लिख लें, द विथ इज़ 1/4 ऑफ लेंथ। तो अब यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि लेंथ क्या है और विथ क्या है। लेट x लेंथ है आपके पास, ठीक है, और इसी तरह से y क्या है, विथ है आपके पास। ये आप मेंशन कर लें,
एक्स आपके पास लेंथ है एंड वाई विथ है, जो कि इसकी डायमेंशंस हैं। ओके, तो अब आपके पास क्या है, विथ इज़, मतलब कि विथ किसकी इक्वल है, विथ क्या है वाई, वो किसकी इक्वल है 1/4 ऑफ लेंथ। ठीक है, 1/4 ऑफ लेंथ मतलब कि चौथा हिस्सा। तो लेंथ को हमने डिवाइड कर लेना है, मतलब कि एक्स से 4 से, तो लेंथ क्या है एक्स और उसको डिवाइड कर लेंगे 4 से। ठीक है, विथ इज़ 1/4 ऑफ लेंथ, मतलब कि जो विथ है वो लेंथ का चौथा हिस्सा है। ओके ना, तो विथ आपके पास y है, तो y इज़ इक्वल टू x/4, जो लेंथ है उसको हमने 4 से डिवाइड कर लिया। अब इसको हमने क्या करना है, इस तरह से लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है कि x वेरिएबल एक साइड पे हो, x और y वेरिएबल्स एक साइड पे हो और एक साइड पे कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, 4 को y से मल्टीप्लाई करें, 4y हो जाएगा इज इक्वल टू x। अब 4y को इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो आपके पास यहाँ पे 0 रह जाएगा एंड x माइनस 4y। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं है कि क्रैमर रूल यूज़ करना है या इन्वर्जन मेथड, तो हम यहाँ पे क्रैमर रूल जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। x का कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पे 1, y का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे -4। दूसरा मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके वेरिएबल्स का x और y एंड दैट इज़ इक्वल टू 190 एंड 0। ये भी मैट्रिक्स में आ जाएगा। अब हमने इनको नाम दे देना है A, इसको नाम दे दें X और ये है B मैट्रिक्स। तो क्रैमर रूल के लिए हमें 3 मैट्रिसेस रिक्वायर्ड होते हैं। एक तो A मैट्रिक्स चाहिए होता है जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे। दूसरा मैट्रिक्स हमने लिखना है AX मैट्रिक्स, तो वो हम किस तरह से लिखते हैं, पहले कॉलम की जगह ये आ जाएगा। पहला मैट्रिक्स x के कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1। तो AX जब लिख रहे हैं तो x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, उसकी जगह ये लिख लेना है, ये कॉलम आ जाएगा। और ये y के जो कोएफिशिएंट है ये वाला कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब हमने AY मैट्रिक्स लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला कॉलम लिख लेंगे और जो दूसरा कॉलम है जो y के कोएफिशिएंट्स हैं 2 और -4, इनको नहीं लिखना, इनकी जगह 190 और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। सो 2 और -4 को मल्टीप्लाई करें -8, -2 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2, तो ये आपके पास हो जाएगा -10। अब डिटर्मिनेंट ऑफ AX हमने फाइंड करना है और ये 0 की इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ये 0 की इक्वल हो तो मतलब हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट ऑफ AX फाइंड करेंगे तो 190 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 190 को -4 से मल्टीप्लाई करें सो दैट इज़ इक्वल टू -760, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें माइनस साइन आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 एंड दैट इज़ इक्वल टू -760। इसी तरह से अब हमने AY डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया ना, आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको पहले लिख लें और फिर मल्टीप्लाई कर लें। 2 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0, -190 को 1 से मल्टीप्लाई करें 190, और ये किसके इक्वल होगा -190 के। तो अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x किसकी इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, और y किसकी इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A के। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AX है -760 डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 76। इसी तरह से y किसकी इक्वल होगा, -190 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू है -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको सॉल्व करें तो 19। दैट मीन्स कि आपके पास इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, 76 और 19। तो एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज रहती है इस यूनिट की, तो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।